नमस्कार मित्रों। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे प्रजातंत्र के बारे में। प्रजातंत्र के बारे में हम बात इस तरह से करना चाहते हैं क्योंकि प्रजातंत्र तो बहुत बड़ा विषय है, इस पर बहुत तरह से बात की जा सकती है। प्रजातंत्र की परिभाषा क्या होती है, प्रजातंत्र का इतिहास क्या है, प्रजातंत्र के विचारक कौन कौन से हैं, प्रजातंत्र के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रजातंत्र की अच्छाइयाँ क्या क्या हैं और प्रजातंत्र में कमियाँ क्या क्या हैं, और आने वाला भविष्य प्रजातंत्र का किस प्रकार का है। ऐसे बहुत से टॉपिक्स प्रजातंत्र में बनते हैं। मैं आज शुरुआत करना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि प्रजातंत्र को आप पढ़ते ही रहते हैं, कि वो कौन से प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने प्रजातंत्र पर अपने विचार दिए हैं। और जब हम प्रजातंत्र के बारे में बात करते हैं तो उन विचारकों के बारे में बात करना जरूरी होता है। सबसे पहले हम देखें कि ग्रीक सिटी स्टेट्स में पेलोपोनेसिया एक युद्ध हुआ था, जो बहुत बड़ा युद्ध था, बहुत वर्षों तक चला था। और एथेंस और जो स्पार्टा, दो जो स्टेट थे, सिटी स्टेट्स, उनके मध्य में युद्ध बहुत वर्षों तक चला था। उस युद्ध की समाप्ति पर पेरिकल्स जो राजा थे एथेनियन, उसने एक भाषण दिया था जिसमें उसने प्रजातंत्र की खूबियों का वर्णन किया था और कहा था कि सबसे बड़ी खूबी प्रजातंत्र की यह है कि इसमें नागरिकों को स्वतंत्रता मिलती है। आप देखेंगे कि ये जो बात उस समय कही गई थी, वो आज भी प्रजातंत्र की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नागरिकों की स्वतंत्रता प्रजातंत्र में निहित है, उसको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। ग्रीक सिटी स्टेट्स यूनानी नगर राज्य में अरस्तु सबसे बड़ा विचारक हुआ जो प्रजातंत्र की बात करता है। हम जानते हैं कि उससे पहले प्लेटो ने प्रजातंत्र का विरोध किया था और प्रजातंत्र को मानता था कि बहुत ही गलत व्यवस्था है, मूर्खों का शासन है, क्योंकि उसने प्रजातांत्रिक शासन में सुकरात को दंड मिलते देखा था। अरस्तु थोड़ा एक परंपरागत विचारक है और बहुत ही रेशनल विचारक है, रीजनेबल विचारक है, इसलिए उसने कहा कि नहीं, प्रजातंत्र में कमी नहीं है। प्रजातंत्र के दो फॉर्म हो सकते हैं, अच्छा और बुरा। तो बुरे फॉर्म की कमी है ये। वैसे उसने कहा कि तीन तरह के आइडियल सिचुएशन है, कोई भी शासन हो, एक व्यक्ति का शासन हो, कुछ व्यक्तियों का शासन हो और बहुतों का शासन हो। तीनों आदर्श हो सकते हैं और तीनों ही खराब हो सकते हैं। उसमें जो आदर्श उसके अनुसार था वो बहुतों का शासन था, जिसे वो पॉलिटी का नाम देता है, जिसे आज हम डेमोक्रेसी कहते हैं। उसके बाद में बहुत वर्षों तक इसके बारे में चर्चा नहीं की कि प्रजातंत्र के बारे में, क्योंकि मध्य युग के अंतर्गत चर्च बहुत हावी था, ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में राजा को माना जाता था, इसलिए प्रजातांत्रिक चिंतन उस समय नहीं हुआ। जॉन लॉक उसके बाद में आता है, सबसे पहला विचारक जिसने प्रजातंत्र के बारे में बात की। जॉन लॉक को मानते हैं कि वह उदारवाद का पिता है, लेकिन वह आधुनिक युग में प्रजातांत्रिक मूल्यों और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में योगदान देने वाला भी पहला बहुत बड़ा विचारक है। उसने जो सिद्धांत दिए उसमें दो बातें थी। एक तो सरकार जनता की सहमति पर बननी चाहिए, जो प्रजातंत्र का आधार है। हम जानते हैं जब हम प्रजातंत्र को परिभाषित करते हैं तो कहते हैं कि सबसे छोटी परिभाषा इसकी क्या है, वो ये है कि द गवर्नड डिसाइड हु विल रूल ओवर देम। शासित ये तय करते हैं कि उनके ऊपर शासन कौन करेगा। ये सबसे जिसे कह सकते हैं छोटी परिभाषा प्रजातंत्र की दी जा सकती है। तो ये बात जॉन लॉक ने सबसे पहले बताई कि शासक शासित की सहमति पर बनना चाहिए, और दूसरा, शासित के पास में अपने अधिकार होते हैं, उन अधिकारों की रक्षा करना शासक का कर्तव्य है। और तीसरी बात, शासन हमेशा बहुमत के शासन से होना चाहिए, यानी बहुमत की जो इच्छा है उसके अनुसार शासन होना चाहिए। ये तीनों बातें आज भी प्रजातंत्र के अंतर्गत हम मानते हैं, उसकी विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जॉन लॉक के बाद में फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू सामने आता है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि उसने फिर से उसके सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हम जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात उसने की थी। उसने राज्यों का वर्गीकरण वापस से किया, अरस्तु से अलग वो वर्गीकरण करता है, और वो मानता है कि एक व्यक्ति का शासन होता है, वो मोनार्की होता है। जो मोनार्क होता है वह स्थापित जो नियम होते हैं उसके अनुसार शासन करता है। फिर होता है डेस्पोटिक, निरंकुश,
निरंकुश शासक वो होता है जो अपनी इच्छा से शासन करता है। और तीसरा प्रकार वो मानता है जिसमें जनता का शासन होता है, जो 2 प्रकार का हो सकता है। या तो कुछ लोग शासन करेंगे जिन्हें वो कुलीन तंत्र कहता है, या बहुत से लोग शासन करेंगे जिन्हें वो प्रजातंत्र कहता है। और प्रजातंत्र की सफलता के लिए मानता है कि जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी 3 जो हिस्से हैं सरकार के, उनमें सेपरेशन होना चाहिए और वे एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। उसके बाद ब्रिटिश फिलोसोफर आता है डेविड ह्यूम, जिसका प्रभाव जो मेडिसन पर और जो दूसरे अमेरिकन विचारक थे जिन्होंने कि अमेरिका का संविधान बनाया था, उन पर बहुत पड़ा था। और वो मूल रूप से प्रजातंत्र में जो फैक्शंस होते हैं उनके ऊपर उन्होंने बात की कि एक अच्छा प्रजातंत्र वो है जिसमें एकदम सहमति न हो, उसमें असहमति होनी चाहिए जो अलग अलग समूहों से का प्रतिनिधित्व करती हो, और उन समूहों का समायोजन करना ही प्रजातंत्र की सफलता का राज है। डेविड ह्यूम के बाद में हम जानते हैं कि रूसो बहुत बड़ा प्रजातांत्रिक विचारक माना जाता है। हालांकि वो सिद्धांत में तो बहुत बड़ा प्रजातांत्रिक विचारक है क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात करता है, लेकिन व्यवहार में उस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को कैसे लागू किया जाए इसके बारे में वो कुछ नहीं बताता है। व्यवहार में उसकी सामान्य इच्छा का दुरुपयोग करके बाद के लोगों ने उसको एक प्रजातांत्रिक विचार को एक टोटलिटेरियन विचार में परिवर्तित कर दिया था, बहुत से लोगों ने, हम जानते हैं उनको। तो इसलिए उसका विचार तो पूर्णतः प्रजातांत्रिक था, वह सिर्फ लेजिस्लेचर में व्यवस्थापिका में विश्वास करता था, लेकिन व्यवहार के स्तर पर वो अच्छा प्रजातांत्रिक विचारक साबित नहीं होता है। उसके बाद आता है जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसको हम जानते हैं कि उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात सबसे अधिक करी और कहा कि प्रजातंत्र में बहुमत का शासन हो ये तो स्वीकार्य है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अल्पमत का गला घोंट दिया जाए, और इसलिए हर व्यक्ति को बोलने की और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे वह बहुमत के साथ समर्थन में हो या नहीं हो। ये विचार भी प्रजातंत्र में हम देखते हैं कि उसमें निहित है, क्योंकि प्रजातांत्रिक संविधानों में ये इंडिविजुअल के विचार व्यक्त करने के अधिकार को प्रोटेक्शन दिया जाता है, इसलिए प्रजातंत्र मजबूत रहता है। तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल। उसके बाद एक अमेरिकन दार्शनिक और था जॉन डेवी, जिसे प्रेगमेटिस्ट माना जाता है, व्यवहारवादी। उसने भी कहा कि जो प्रचलित प्रणालियां हैं उनमें सबसे अच्छी प्रणाली जो है वह तो प्रजातंत्र की है। उसने पुस्तक भी लिखी थी डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, तो वह भी प्रजातंत्र का बहुत बड़ा समर्थक माना जाता है दार्शनिकों में। उसके बाद हम आते हैं जर्मन विचारक हेबरमास के बारे में। हेबरमास ने भी प्रजातंत्र को बहुत अच्छे प्रकार से डिफेंड किया है, और उसने एक सिचुएशन दी है प्रजातंत्र के सफल होने के लिए, उसे कहता है आइडियल स्पीच सिचुएशन। आइडियल स्पीच सिचुएशन क्या है? उसका मतलब है कि समाज में जो बहस होती है वो बहस होती रहनी चाहिए, लेकिन वो बहस होने का आधार ये हो कि व्यक्ति विवेकीकृत तरीके से बहस करे। और आइडियल स्पीच सिचुएशन ये है जिसमें सारे व्यक्ति केवल विवेक की बात करें, विवेक पर आधारित बात करें, एक दूसरे के तर्कों को काटें या समर्थन दें, लेकिन वो विवेक पर आधारित होना चाहिए। उसमें दूसरे नॉन विवेक तत्व नहीं होने चाहिए, नॉन विवेकी तत्व जैसे इमोशंस है या बायसेस हमारी जो होती है। तो ये उसने कहा कि डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि वह आधारित किस पर हो? आइडियल स्पीच सिचुएशन जितनी ज़्यादा क्रिएट कर सके हम समाज में, उतना ही प्रजातंत्र के सफल होने की संभावना होती है। इसके बाद हम जानते हैं जॉन रॉल्स बड़ा विचारक है, जो उदारवाद का भी है और प्रजातंत्र का भी बहुत बड़ा विचारक है। और उसने प्रजातंत्र के समर्थन में उसने जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार व्यक्तियों की सहमति पर बनती है, इसको स्थापित करने के लिए उसने वापस से जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत था उसको स्वीकार किया था, और वह प्रजातंत्र को बहुत मजबूती से प्रस्तुत करता है। और उसका जो आदर्श राज्य है उसका नाम भी वो देता है संवैधानिक प्रजातंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, जो कि न्याय के सिद्धांत पर आधारित होगा। ये तो मैं संक्षेप में बताया मैंने कि जो बड़े बड़े दार्शनिक, स्थापित दार्शनिक हैं, उन्होंने प्रजातंत्र के बारे में जिन्होंने चिंता व्यक्त की है। लेकिन जो केवल प्रजातंत्र के इंटरप्रेटर्स हैं, व्याख्याकार हैं, ऐसे भी बहुत से हैं जिन्होंने प्रजातंत्र के बहुत से स्वरूपों की बात की है। जैसे हम बात करें सबसे पहले टॉकविले ने किताब लिखी थी डेमोक्रेसी इन अमेरिका, हम जानते हैं 2 वॉल्यूम्स उसके आए थे।
उन्होंने प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या ज़रूरी है इसके बारे में बहुत सी बातें कही है, और ये भी बताया कि प्रजातंत्र को क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो जो 19वीं शताब्दी में उसने बताए थे खतरे, वो आज भी हमारे यहाँ मौजूद है। उसमें एक बहुत बड़ा खतरा उन्होंने कहा था कि बहुमत का शासन भी टोटलिटेरियन हो जाता है, बहुमत का शासन भी गैर प्रजातांत्रिक बन जाता है धीरे धीरे। उसको हमें सोचने की ज़रूरत है, उस पर कैसे नियंत्रण रखा जाए। यानी बहुमत के शासन पर भी उसकी भी कुछ सीमाएं होनी चाहिए जिससे बाहर वो न जा सके। इसके अलावा हम जानते हैं और बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रजातंत्र पे बहुत कुछ लिखा है, जैसे रॉबर्ट डाहल है। वह तो प्रजातंत्र के एलिटिस्ट स्वरूप को स्वीकार करता है कि प्रजातंत्र में जनता का शासन नहीं होता, केवल कुछ लोगों का शासन होता है। जनता कुछ लोगों को चुनती है, जनता शासन नहीं करती है, वो कुछ एलिट को चुनती है जो आपस में समझौता करके सरकार को चलाते हैं। तो वह मानता है कि जनता प्रजातंत्र की सफलता के लिए पार्टिसिपेशन कम होना चाहिए और संविधान मजबूत होना चाहिए, लेकिन जनता की ज़्यादा सहमति की या ज़्यादा पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा तो सहमति नहीं बन पाएगी और वो अनार्की की तरफ, अराजकता की तरफ चला जाएगा। ऐसा ही विचार हम देख सकते हैं शुम्पीटर का भी था, वो भी एलिटिस्ट थियरी में विश्वास करता है, इसने डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। तो शुम्पीटर हुआ, रॉबर्ट डाहल हुआ, या एक विचारक है सर्टोरी जिसने डेमोक्रेटिक थियरी दी थी, इटालियन, उसने भी प्रजातंत्र के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसके बाद में हम देखते हैं वर्तमान में प्रजातंत्र पे बहुत कुछ कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है। डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाया गया है अमेरिका में तो एक संस्था के द्वारा, जिसमें वो अलग अलग जो देश हैं उनकी प्रजातंत्र की क्या स्थिति है उसको नापा जाता है। और हर साल वो एक किताब निकालते हैं जिसमें बताते हैं कि जो 5-7 इंडाइसेस उन्होंने बनाए हैं कि ये मापदंड है जिस पे प्रजातंत्र को मापा जाना चाहिए, उस पर कितने देश खरे उतरते हैं। कई देश है जो प्रजातांत्रिक नज़र आते हैं लेकिन उतने प्रजातांत्रिक नहीं हैं, और ये ऊपर नीचे इसमें होता रहता है। सैमुअल हंटिंगटन ने भी इसके बारे में बात की है, वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी कैसे आई थी, किस प्रकार यहाँ पर आई है, उसके फैलने के क्या तरीके थे, कैसे कमज़ोर होती है वो। तो प्रजातंत्र के जो मैं आज थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2 भाग कर सकते हैं विचारकों में। एक तो वो है जो कि स्थापित दार्शनिक है, राजनीतिक दार्शनिक, उन्होंने बहुत सी बातें कही, उसमें प्रजातंत्र के बारे में बात की है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और एक जो एक्सक्लूसिवली प्रजातंत्र के बारे में ही बात करते हैं, जैसे एक और है, आप जानते हैं, जो जिसने प्रजातंत्र पर बहुत कुछ लिखा है, जिसने कहा कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी की बात की जाती है, डेविड हेल्ड, उसने प्रजातंत्र के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत सी किताबें लिखी, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी लिखी है, और वो कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी की बात करता है। तो ये कुछ लोग हैं, सर्टोरी, टॉकविले, रॉबर्ट डाहल, डेविड हेल्ड वगैरह, ये लोग वो हैं जो कि केवल प्रजातंत्र के बारे में ही अपने विचार देते हैं। तो ये 2 अलग अलग प्रकार के श्रेणियां हैं, ग्रुप्स हैं, समूह हैं जो प्रजातंत्र पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही देखते हैं, फिर बाद में प्रजातंत्र पर विस्तार से बात तो हम करते ही रहेंगे। नमस्कार।